हमने पिछले वीडियो में उत्तराखंड प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024 गणित का यहाँ तक के प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम आगे के प्रश्न हल करेंगे। आपका क्वेश्चन है पहले का है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है कि प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय है। दूसरा, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत है। तीसरा, विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं। कि चौथा, इनमें से कोई नहीं। अगर आपने अवकलन वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई फलन अवकलन है तो वो सतत भी होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत है, ये सही होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो प्रत्येक जो सतत है वो अवकलनीय भी हो। लेकिन अगर अवकलन है वो अवकलनीय हो गया तो यानी वो सतत भी होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक सतत अवकलनीय हो। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। अगला है कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो संरेख सदिश हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। उसने सही नहीं पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि वेक्टर बी जो होगा वो होगा लैम्डा वेक्टर ए, और जहाँ पर लैम्डा क्या है, कोई भी स्केलर है यानी अदिश है। और वेक्टर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी। थर्ड है वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रमागत घटक समानुपाती नहीं हैं। और आपके पास ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि दोनों सदिश ए और बी की दिशा समान है परंतु परिणाम विभिन्न है। देखो, जो आपके सदिश होते हैं उसमें आपका पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपके यहाँ पे सही आ रहे हैं कि आपका जो वेक्टर ए है वो बराबर होगा प्लस माइनस वेक्टर बी के, और जो वेक्टर बी है वो बराबर होगा लैम्डा वेक्टर ए के। और थर्ड भी सही हो जाएगा कि वेक्टर ए और बी क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है कि दोनों सदिश ए और बी की दिशा समान है परंतु परिणाम विभिन्न है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जो संरेख सदिश होते हैं उनकी दिशा विभिन्न हो सकती है। हो सकता है कि एक सदिश की दिशा इस तरफ हो और दूसरे सदिश की दिशा इस तरफ हो, तो दिशा विभिन्न हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको दे दिया दिशा समान ही होगी, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहले तीन ऑप्शन ए बी सी सही है, लेकिन ऑप्शन फोर्थ में कहा है कि ए और बी की दिशा समान हो, जो कि गलत कथन है। क्योंकि यहाँ जरूरी नहीं कि दो जो संरेख सदिश हैं कि उनकी दिशा समान होगी। तो संरेख सदिश दिशा में अलग हो सकते हैं। तो उसने गलत ऑप्शन पूछा था आपसे, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका गलत है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। अब है आपका जो क्वेश्चन है कि i + 2j + 3k, ये आपको वेक्टर दे रखा है कि दिक कोसाइन ज्ञात करनी है। दिक कोसाइन आपको पता होनी चाहिए। आपके पास 3 दिक कोसाइन होती हैं, L, M और N। L, M, N जो होती हैं दिक कोसाइन होती हैं, वो भी किसके लिए, वेक्टर अगर आपका इस फॉर्म में हो xi + yj + zk। आपका ये जो वेक्टर है वो इसी फॉर्म में है। शुरू में x वाला होता है तो xi प्लस ये हो गया आपका yj प्लस ये हो गया आपका zk। तो यानी आपका x बराबर तो हो गया, यहाँ पर अब कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, हम 1 मान लेंगे। तो x बराबर 1 हो गया, y बराबर 2 हो गया और z बराबर आपका 3 हो गया। तो अब आपको निकालनी है दिक कोसाइन। तो दिक कोसाइन का फॉर्मूला होता है, 3 दिक कोसाइन होता है L, M और N। आपका जो L होता है वो होता है x/√, आपका पूरे वेक्टर का परिमाण यानी x² + y² + z²। दूसरा M के लिए आता है y/√x² + y² + z²। और N के लिए आता है आपका z = z/√x² + y² + z²। तो आपको x की वैल्यू पता है, x = आपका हो गया 1, y = हो गया आपका 2 और z = हो गया आपका 3। तो आप इस फॉर्मूले में रखो तो आपके दिक कोसाइन L, M, N आपके आ जाएंगे। तो आपको दिया है यहाँ पे x बराबर 1 हो गया, y बराबर 2 और z बराबर 3 हो गया। तो आपने परिमाण निकाल लिया √x² + y² + z²। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो आपका पूरा आ गया √14। तो यहाँ पर आपको L, M और N का मान निकालना है। तो L बराबर होता है x/√14,
तो यहाँ पे x की जगह 1 रख दिया और पूरा मान आ गया √14। m की जगह में था y/, में तो ये y की जगह 2 आ गया और पूरा परिणाम आ गया √14। और n की जगह आपका था z/, में तो z की जगह 3 आ गया और पूरा आ गया √14। तो आपका जो ऑप्शंस दे रखे थे उसमें ऑप्शन नंबर 1 जो हो गया वो सही हो गया। आप अगर पूरे ऑप्शंस देखना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड के साइट पर जो प्रतिदेश प्रश्न पत्र हैं उनमें आपको पूरा सैम्पल पेपर मिल जाएगा, उसमें से आप ऑप्शन देख लेना पूरा क्वेश्चन, तो उसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है। अब आपका अगला फर्स्ट का झ वाला ऑप्शन क्वेश्चन है कि आपको 2 अभिकथन दिए हैं, अभिकथन का और आपको दिया है कारण भी दिया है। तो आपको बताना है कि आपका कि अभिकथन सही है कि कारण सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है। आपको ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपका पहला है अभिकथन है कि किसी वृक्क कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण की कोटि उतनी ही होती है जितने उस वृक्क कुल के संगत समीकरण में स्वेच्छ अचर होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जितने आपके स्वेच्छ अचर होते हैं उतनी ही आपकी कोटि होती है। तो आपका जो अभिकथन है वो तो सही है। अब आपका कारण क्या दिया है उन्होंने कि अवकल समीकरण की जो घात होती है वृक्क कुलों की संख्या को व्यक्त करती है। ये बात गलत है, इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 3 ऑप्शन आपका था कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि हमारा यहाँ पे अभिकथन तो सही हुआ लेकिन हमारा जो कारण है वो गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। अब आपका ये फर्स्ट का ये वाला क्वेश्चन है कि अभिकथन ए दिया है कि 2 सदिशों को समान कहा जाता है यदि उनकी दिशा समान हो लेकिन परिणाम भिन्न हो। ये तो गलत हो गया। 2 सदिश समान तभी कहलाते हैं जब उनकी दिशा भी समान हो और परिणाम भी समान हो, लेकिन यहाँ पे भिन्न दे दिया तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। कथन दिया है कि एक सदिश राशि की सदैव एक निश्चित दिशा होती है। ये बात सही है कि जो सदिश राशि होती है उसकी एक निश्चित दिशा होती है। तो ये कारण तो आपका सही है लेकिन आपका जो अभिकथन है वो गलत हो गया। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा कि कथन ए गलत है लेकिन कथन आर जो कारण है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला आपके क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो स्वतुल्य और संक्रामक हो लेकिन सम्मित ना हो। तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित, तो इसकी कंडीशन होती है स्वतुल्य उसे कहते हैं जब आपका जो किसी संख्या का संबंध उसी संख्या से हो तो वो स्वतुल्य होता है। सम्मित में आपके पास 2 होते हैं संख्याएं, तो अगर a, b का संबंध r से हो और उसके अपोजिट b, a का संबंध भी r से हो तो आप क्या कहेंगे कि वो जो संबंध है वो सम्मित है। और संक्रामक होता है 3 होती हैं इसमें कि अगर a और b का संबंध r से हो, b और c का संबंध r से हो तो a और ये लास्ट वाला c इनका भी संबंध किससे होगा, r से होगा। अब हमें एक उदाहरण देना था तो हमने उदाहरण खुद ही मान लिया कि माना a = आपको दिया है 1, 2, 3। अब सबसे पहले हम इसमें रिलेशन बनाते हैं कि क्या बन सकता है, संबंध क्या बन सकता है। क्या संबंध बन सकता है 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। एक तो ये हो गया। और क्या संबंध हो सकता है कि 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, और क्या हो सकता है 2 का 3 के साथ, यही हो सकता है। और लास्ट हाँ बस ये हो गए। तो आपके जो पूरा रिलेशन हो गया ये आ गया। अब सबसे पहले स्वतुल्य करते हैं। स्वतुल्य मैंने क्या कहा था कि संख्या का संख्या के साथ संबंध, तो आपका ये रिलेशन में आ रहा है हाँ 1,1 और 2,2 और 3,3, तो ये संबंध में आ रहे हैं, तो यानी ये क्या होगा, स्वतुल्य है। अब सम्मित में बताया था कि अगर a का संबंध b से है तो b का संबंध भी a से होना चाहिए। यहाँ पर 1 का संबंध 2 से तो है लेकिन क्या 2 का संबंध 1, यहाँ पे 2, कोई 1 आ रहा है, 1,2 तो है लेकिन क्या 2,1 है, नहीं, तो यानी ये सम्मित नहीं है। अब आपको करना है संक्रामक। संक्रामक के लिए कहा था मैंने कि 3 संख्या होती हैं कि 1 का संबंध अगर 2 से है, 2 का संबंध अगर 3 से है, तो शुरू वाली 1 का संबंध किससे होगा, लास्ट वाले 3 से, तो 1 का संबंध 3 से होगा। क्या ये रिलेशन में है तीनों, हाँ। 1 का संबंध 2 से हाँ है, 1,2 है, 2,3 भी है और 1,3 भी है, तो यानी ये r से संबंधित है, तो आता ये संक्रामक है। तो यही हमें उदाहरण बताना था कि ऐसे संबंध बताओ जो स्वतुल्य भी हो, संक्रामक भी हो लेकिन सम्मित ना हो। तो ये आपका उदाहरण हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि इसमें आपको दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से 1 e⁻x
dx का मान ज्ञात करें। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जो भी आपको इंटीग्रेशन दिया होता है उसे हम i मान लेते हैं। तो i इज इक्वल टू मैंने मान लिया 0 से 1 e की पावर x dx। अब इस e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x ही होता है। e की पावर x से इंटीग्रेशन कर दिया और जब लिमिट होती है वो लग जाती हैं। लिमिट हो गई लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट 1। अब सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो मैंने x की जगह 1 रखा तो ये बन गया e की पावर 1। फिर बीच में आता है माइनस, फिर रखा लोअर लिमिट, x की जगह 0 रखा तो e की पावर 0। जिसकी पावर 0 उसका मान 1, तो e की पावर 1 तो e की पावर 1 रहा और e की पावर 0 का मान कितना आ गया 1। तो ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि y प्लस साइन y बराबर कोस x है तो dy बाई dx का मान ज्ञात करना है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। अब जब dy बाई dx निकालना है तो यानी आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हमने किया डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कहा है उसने, तो हमने कर दिया। तो y का डिफ्रेंशिएट हो गया dy बाई dx। साइन y का डिफ्रेंशिएशन होता है cos y। अब जहाँ पर y होता है y का भी तो डिफ्रेंशिएटिंग होता है, तो y का हो गया दोबारा से dy बाई dx। और यहाँ पर cos x का क्या हो गया माइनस के साइन x, और x का तो 1 हो जाता है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अब यहाँ पे भी dy बाई dx है, यहाँ पर भी dy बाई dx है, तो हमने dy बाई dx कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा, जब dy बाई dx बाहर निकल गया तो यहाँ पर बचा 1 प्लस यहाँ पर dy बाई dx बाहर आ गया तो यहाँ अंदर क्या बचा cos y इज इक्वल टू माइनस के साइन x। अब आपको dy बाई dx की वैल्यू निकालनी थी, तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे अकेला छोड़ना होता है। तो ये इसके साथ किस में मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो मल्टीप्लाई का इधर जाके किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो आपका जो dy बाई dx आ गया इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस के साइन x था और ये मल्टीप्लाई का इसके अपॉन में किस में आ गया डिवाइड में प्लस 1 प्लस कोस y। तो ये आपका पूरा आंसर आ गया dy बाई dx। अगला आपका क्वेश्चन है कि एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपये में rx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात करें जब x बराबर 12 हो। जब भी आपको कहा है सीमांत आय निकालो तो यानी डिफ्रेंशिएट कर दो जो भी आपको फंक्शन दिया है। तो हमें फंक्शन दिया है rx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो हमने इसका डिफ्रेंशिएटिंग करते, डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक बार डिफ्रेंशिएट करा है तो एक डैश लग जाता है। तो यहाँ पे हो गया rx का डिफ्रेंशिएटिंग हो गया r डैश x, जैसे f ऑफ x का हो जाता है f डैश x, इसका हो गया r डैश x इज इक्वल टू जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो ये पे 3 और ये पावर आगे 2, तो 3 2 जा कितना हो गया 6 और x की पावर एक पावर कम हो जाती है, तो वो एक पावर कम हो गया x की पावर कितनी आ गई 1। अब यहाँ पर 6 तो कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंशिएटिंग कितना हो गया 1, और 5 तो क्या था यहाँ पर और कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट कितना हो गया 0। तो आपका जो r डैश x आ गया वो आ गया 6x प्लस 6। अब उसने कहा है सीमांत आय तो ज्ञात करो, लेकिन जब x बराबर क्या दिया हो 12, तो यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें क्या रख देना है 12। तो 6 की और x की जगह यहाँ पर 12 रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 6x की जगह 12 रख दिया, तो प्लस 6, तो 12 6 72 प्लस 6 कितना हो गया 78। यानी आपकी जो सीमांत आय x बराबर 12 पे वो कितनी आ गई 78। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 6 कि z अक्ष की दिक् को जाएं ज्ञात कीजिए। z ये होता है आपका यहाँ पर x अक्ष, ये होता है y अक्ष और ये होता है z। x अक्ष पर ये बनाता है 90 अल्फ़ा एंगल बनाता है, y पर आपका बीटा बनाता है और z पर आपका गामा बनाता है। तो जब भी z अक्ष की दिक् कोसाइन निकालनी है तो z अक्ष के लिए अल्फ़ा तो 90 हो जाएगा, बीटा भी 90 हो जाएगा, लेकिन z के लिए गामा क्या हो जाएगा 0। जिस अक्ष के लिए भी पूछा जाए वो हमेशा 0 डिग्री बनाता है। तो यानी जो उसका एंगल बन गया z अक्ष के लिए वो कितना बन गया गामा इज इक्वल टू 0। अब दिक् कोसाइन क्या होते हैं L इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको एंगल्स दिए हैं तो एंगल वाले फॉर्मूले लगेंगे दिक् कोसाइन के। अगर यहाँ पर आपको अनुपात दिए होते हैं x y z के फॉर्म में तो आप x अपॉन में अंडर रूट वो वाला फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एंगल्स दिए हैं तो एंगल्स की फॉर्म वाले जो आपके दिक् कोसाइन है वो होते हैं L इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पर L इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा की जगह 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0। अब दूसरा होता है M इज इक्वल टू कॉस बेटा, बेटा की जगह 90 रखा तो कॉस 90 0, और N के इज इक्वल टू कॉस गामा, कॉस गामा यानी कॉस 0 का मान होता है 1। तो यानी जो z अक्ष के लिए दिक् कोसाइन हो गई वो कितनी आ गई 0, 0, 1। हमेशा ध्यान रखना है एक सिंपल सी बात, जिस अक्ष के लिए पूछा जाए उसका जो आएगा वो 1 आएगा और सबका क्या आएगा 0। तो ये हो गया 0, 0, 1। अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि यदि P ऑफ A आपको दे रखी है 3/5
पी ऑफ बी आपको दे रखा है 1/5 और कहा है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आपको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी ज्ञात करना है। जब भी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो आपकी जो कंडीशन होती है वो होती है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला है। जब भी आपको स्वतंत्र घटनाएं दे दी जाएं तो आपका जो इंटरसेक्शन होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो इज इक्वल टू होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के। तो यहाँ पर आपको पी ऑफ ए भी दिया है, पी ऑफ बी भी दिया है, दोनों की मल्टीप्लाई करो तो आपका पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। तो ये दे रखा है 3/5 और इधर रखा है 1/5, 3 एकम 3 और 5 पंजे 25, तो आपका पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ गया 3/25। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न का मान ज्ञात करें। आपको दे रखा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस के 1/2। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो tan है बाहर तो अंदर भी सोचो कि tan बने। तो tan बनाने के लिए सोचना पड़ेगा कि 1 वैल्यू tan में किसकी होती है, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, 45 को लिखते हैं π/4, तो मैंने इस पूरे 1 की जगह लिख दिया tan π/4 प्लस ये cos इनवर्स माइनस 1/2। अब सोचना है कि cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में जो 1/2 वैल्यू होती है वो होती है cos 60 की, तो cos 60 को लिखते हैं π/3, तो मैंने इस 1/2 की जगह लिख दिया cos π/3, माइनस में था तो माइनस लगा दिया। यहाँ पर साइन है तो साइन में सोचो, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन में जो 1/2 वैल्यू होती है वो होती है साइन 60 की, सॉरी साइन 30 की, तो साइन 30 रख दिया, 30 के लिए π/6 लगता है, तो यहाँ पे 1/2 की जगह रख दिया साइन π/6, माइनस था माइनस लगा दिया। अब आपको ये इन्वर्स दिख रहा है, ये पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये इससे ये कट जाएगा, काटना नहीं के दिखाना नहीं है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इसलिए करते नहीं है, तो लेकिन बस आप समझ जाओ कि इन्वर्स का ये पॉजिटिव है तो कट गए, तो आपका आंसर आ गया π/4। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो कॉस है ये माइनस में आ गया। कॉस को जब भी कॉस आ जाए, कॉस सेक या कॉट, अगर आपके ये 3 फंक्शन माइनस में आ जाएं तो आपको उसे पाई में से माइनस करके पॉजिटिव बनाना होता है। यहाँ पर कॉस किस में आ गया, माइनस में आ गया, तो यानी आपको इसे पाई में से माइनस करके पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो मैं इसे लिख सकती हूँ माइनस के कॉस π/3 है, तो आप इसे लिखोगे कॉस, इसके थीटा को पाई में से माइनस कर दो, तो आप लिखोगे पाई माइनस π/3। अब ये किस में आ गया, पॉजिटिव आ गया, माइनस का साइन हट गया देखो। तो अब ये जो साइन है ये भी माइनस में है, लेकिन मैंने क्या बताया, ओनली कॉस सेक और कोट को करना है चेंज। साइन माइनस में है तो वो चल जाएगा, तो यहाँ पे साइन से साइन कट गया, तो क्या बचा माइनस के π/6, तो आपका यहाँ पे माइनस के π/6 का माइनस π/6, यहाँ पर π/4 पहले। अब ये आप तो प्लस में हो गया तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, तो आपका बचेगा पाई माइनस π/3। इसे सॉल्व करोगे तो इसके नीचे 1 लगाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 पाई माइनस के 1 पाई और यहाँ पे 3 1 जा 3, तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा 2 π/3, तो 2 π/3 आ गया, माइनस के π/6 आ गया। इनका एलसीएम लोगे 4 3 और 6 का, तो आ गया 12। 12 को यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, तो ऊपर आ गया आपका 3 पाई। फिर आप इस 3 को 12 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 जा 8, एलसीएम मेथड से कर रही हूँ मैं। 6 को 12 से डिवाइड करोगे 6 2 जा 12, तो 2 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई। अब आपका बन गया ये 11 पाई में से 2 पाई हो गया, तो यहाँ पर आपका बन गया 9 पाई अपन में 12, काटा आपको 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो आपका आंसर आ गया 3 π/4। अगला सवाल है आपका अंतराल ज्ञात करना है कि f(x) आपका फंक्शन दिया है 4x³ माइनस के 6x² माइनस के 72x प्लस 14 प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, तो उसने वर्धमान दे दिया। तो अब आपको जो फंक्शन जब भी दिया हो तो सबसे पहले उसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमने f(x) का डिफरेंशिएट करा, f'(x) हो गया, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, तो 4 3 जा 12 हो गया, और x⁻³ का x⁻² हो गया। यहाँ पे पावर आगे आ जाती है तो 6 2 जा 12 हो गया और एक पावर कम हो गई, और यहाँ पे 72 कांस्टेंट x का कोफिशिएंट, x का जो डिफरेंशिएट हो गया 1, और 14 कांस्टेंट है उसका कितना होगा डिफरेंशिएट 0, तो आपका ये f'(x) ये आ गया। अब जो ये पूरा f'(x) आया है इसमें से आप पूरा 12 कॉमन ले लो, 12 कॉमन लोगे तो आपका अंदर क्या बचेगा, x² माइनस के x माइनस के 12 के पाड़े में 72 आता है 6 बार, तो यानी आ गया 12 6 72, 6 आ गया अंदर। अब यहाँ पर आपका जो x² माइनस के x माइनस के 6 है, इसे आप इसके मूल ज्ञात करें,
मूल कैसे ज्ञात करते हैं कि लास्ट वाली और फर्स्ट वाली जो संख्या है उसकी गुना करते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो 6 की 1 से गुना हुई तो यानी 6, यानी गुना करके तो आना चाहिए 6। और यहाँ पर जो साइन होता है माइनस, माइनस करके जो x के आगे होता है वो आना चाहिए। तो माइनस करके यहाँ पे x कुछ नहीं है 1 है तो 1 मान लिया, तो माइनस करके आना चाहिए 1, तो माइनस करके आना चाहिए 1। तो ऐसी संख्या कौन सी है कि जिनकी गुना करके तो 6 आए और माइनस करके 1 आए, तो वो होती है 3 और 2, 3 दूनी 6 और 3 में से 2 गए 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इस x की जगह 3x माइनस के 2x। तो यहाँ पर आपका अब इसे ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस के 3x हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के 2x हो गया, माइनस के 6। अब इन दोनों में से कॉमन लिया तो x कॉमन आ गया, एक अंदर x बचा और यहाँ पर x बाहर ले लिया तो अंदर 3 बचा। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, तो 2 बाहर ले लिया तो अंदर बचा x, और 2 के बारे में 6 जो होता है 3 बार होते हैं, तो 2 3 जा 6 हो गया। तो यानी जो आपका f डैश x आ गया वो आ गया 12, और इस x प्लस 2 को एक साथ लिख दिया, और जो x माइनस 3 सेम आ रहा था उन्हें एक बार लिख दिया। तो आपके फैक्टर्स आ गए। अब क्या करना होता है, अंतराल ज्ञात करने के लिए f डैश x को 0 करना होता है। तो f डैश x बराबर 0 किया आपने, तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 12 x माइनस 3x प्लस 2 आ गया। तो यहाँ पर जो 12 है वो मल्टीप्लाई इधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 0 से डिवाइड में जाएगा तो 0 बन गया, तो बचा आपका क्या x माइनस 3x प्लस 2। अब जब भी ऐसे होते हैं तो पहले इस वाली वैल्यू को x 0 के इक्वल रखते हैं और फिर इस वाली वैल्यू को। तो x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखा तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा तो प्लस का 2 दीजिए किसमें आ गया माइनस के 2। तो आपकी दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस के 2। अब आपको निकालना था अंतराल। अंतराल निकालने के लिए सिंपल सा है, आपको क्या करना होता है, सबसे पहले नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन में ये दो वैल्यूज़ आप डिनोट करो कि यहाँ पे -2 इस तरफ आएगा, मान लो यहाँ 0 है तो यहाँ पे -1 -2 होगा, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 0 1 2 3 3 यहाँ पर आ गया। और इस तरफ होता है -∞ और इस तरफ होता है +∞। तो अब आपके अंतराल क्या बनेंगे, आपका अंतराल ये दो बन गए, -∞ से -2 एक बन गया, फिर -2 से 3 दूसरा अंतराल, और 3 से ∞ तीसरा अंतराल। ठीक है। अब पहला अंतराल, अब क्या करना होता है, हमें वर्धमान देखना था। वर्धमान देखने के लिए क्या करते हैं, आपके जितने अंतराल आए उनकी वैल्यूज़, उनमें उनके बीच में जो आई जो वैल्यू है उसे हम पुट करके देखते हैं f डैश x में। जो पुट करने पर अगर आपका जो f डैश x है वो पॉजिटिव आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो ही वर्धमान है, तो ही वो हम अंतराल लेंगे। अगर उसकी वैल्यूज़ रखने पर माइनस में आ रही है तो यानी वो वर्धमान नहीं होगा, तो हम वो अंतराल नहीं लेंगे। तो अब सबसे पहले मैंने लिया -∞ को -2 वाला अंतराल। इसमें वैल्यूज़ आ रही हैं आपकी, कोई सी भी आप वैल्यू रख कर देख सकते हो। तो इसके बीच में आ रही है -1 भी आ रही है, और कौन सी आ सकती है इस तरफ, आप -1 तो इस तरफ आएगी आपकी -2 और -∞ के बीच में। देखो यहाँ पे -3 -4 -5 बहुत सारी आएंगी, तो मैं -5 रख कर देखती हूँ। x इज इक्वल टू -5 रखा तो x की जगह -5 रखा, यहाँ पे x की जगह -5 रखा, और यहाँ पर x की जगह -5 सॉल्व करा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 3 8, माइनस प्लस माइनस 5 में 2 गए 3, माइनस का साइन बड़ी संख्या का साइन लग गया माइनस। अब मल्टीप्लाई करा, 8 3 जा 24, माइनस माइनस प्लस का हो गया, अरे 12 इंटू 24 करा तो आपका किस में आया, पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आ गया यानी वर्धमान होगा, तो यानी -∞ -2 के लिए फलन क्या होगा, वर्धमान होगा, यानी यह अंतराल आपका वर्धमान के लिए चलेगा। अब आपका सेकंड अंतराल दे रखा है, मिला था हमें -2,3, तो हमने -2,3 के लिए चेक किया। -2,3 के लिए जब आप चेक करोगे तो -2 और 3 के बीच में जो भी संख्या आ रही होंगी वो पुट करके रखना, देखना। तो जैसे आप पुट करोगे 2 पुट करना, तो यहाँ पे आप 2 पुट करोगे, यहाँ पे भी 2 पुट करोगे, 2 2 4 हो जाएगा, 2 में से 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, लेकिन किसका, माइनस का, तो माइनस की आएगी ये वैल्यू पूरी। तो यानी जो आपका f डैश x होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा, लेकिन हमें तो कैसा चाहिए, वर्धमान चाहिए, यानी ये वाला अंतराल आपके लिए नहीं होगा। अब हम अगला अंतराल देखेंगे 3,∞ के लिए। अब हमने 3,∞ के लिए भी देखा, इसमें 3,∞ में भी कोई वैल्यू आप पुट करके देखोगे तो वो आपकी पॉजिटिव आएगी। जैसे 4 5 6 कुछ भी आप रख कर देखोगे, 4 5 6 यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 में से 3 गया 1 बचेगा, 4 रखोगे 4 और 2 क्या 6 हो जाएगा, तीनों के मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव आ गया तो यानी वर्धमान हो गया, यानी 3,∞ के लिए भी फलन क्या होगा, वर्धमान। अब वर्धमान के लिए हमारे दो अंतराल आए, यानी -∞, -2, और 3,∞ के लिए फलन क्या हो गया, हमारा वर्धमान हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि साइन tan इनवर्स, अब इंटीग्रेशन है साइन tan इनवर्स अपॉन में 1 + x² dx का मान ज्ञात करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये सोचना है कि इसमें से t किसे मानूं। अगर मैं tan इनवर्स को t मान लेती हूँ तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। तो सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया होता है इंटीग्रेशन के लिए उसे i मानते हैं।
अब यहाँ पर मैंने tan इनवर्स को क्या मान लिया, t। इसका डिफ्रेंशिएट मैं अगर करूँगी तो tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए, और t का होता है dt/dx, या ये dx इधर चल जाएगा तो dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। क्या मैं dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह dt नहीं लिख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर dx और अपॉन में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की जगह मैं लिख देती हूँ आपका dt। तो यहाँ पर मैंने पूरा इसकी जगह dt लिख दिया, और आपका जो क्वेश्चन दे रखा था यहाँ पर साइन, यहाँ पे इस tan इनवर्स एक्स की जगह t आ गया और इस पूरे की जगह क्या आ गया, dt। तो आपका पूरा इंटीग्रेशन बन गया साइन t, और ये पूरा कितना हो गया, dt। तो आपका जो इंटीग्रेशन बन गया वो बन गया साइन t dt। साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस t प्लस कॉस t की वैल्यू रख दो, आपने माना था tan इनवर्स एक्स, तो यानी माइनस के कॉस tan इनवर्स एक्स प्लस c, आपका क्या आ गया आंसर। c क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। अब आपका 11th क्वेश्चन है कि दिखाइए कि ये रेखाएं x माइनस 5/7 बराबर y प्लस 2/-5 और z अपन 1, और दूसरे समीकरण दे रखिए x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/3 परस्पर लंब है। क्या करना है आपको, जब भी ऐसी फॉर्म आ जाए, ये होती है कार्तीय फॉर्म, तो आपको इससे कंपेयर करना है कार्तीय फॉर्म वाले ही से ही कार्टेशियन फॉर्म से। वो होती है आपकी कार्टेशियन फॉर्म, जो रेखा के समीकरण होती है वो होती है x माइनस x1/a1 इज इक्वल टू y माइनस i1/b1 इज इक्वल टू z माइनस z1/c1, और दूसरी होती है आपकी x माइनस x2 अपॉन में a2, y माइनस y2 अपन b2 और z माइनस z2 अपन c2। तो मैंने पहले को पहले से कंपेयर करा, तो आपका जो x1 आ गया वो आपका माइनस के 5 आ गया, x2 आपका x1 आपका 5 आ जाएगा, x2 x माइनस x1 अपन a1 y माइनस y1, ये y1 आपका -2 आएगा, और अपन में b1 -5 आ गया, और z माइनस z1 है नहीं तो हम 0 मान लेंगे, और अपन में c1। हमें इनसे तो कोई मतलब नहीं है, हमें नीचे वाले से मतलब है कि आपका ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, और ये a3 हो गया। यहाँ पर नीचे वाले से कंपेयर करोगे तो आपका a2 हो गया, ये b2 हो गया, और ये c2, सॉरी ये a1 ये हो गया, b1 ये c1, और ये a2 ये b2 ये c2। तो हमने लिख दिया a1 इज इक्वल टू 7, b1 इज इक्वल टू -5 और c1 इज इक्वल टू 1, और समीकरण 2 से करा तो a2 1 हो गया, b2 2 हो गया, और आपका c2 3 हो गया। अब आपको सिद्ध करना है कि रेखाएं जो है परस्पर लंब है। लंब के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अगर ये पूरा सॉल्व करके 0 आ गया तो आपका हो गया रेखा से लंब है, वरना नहीं है। तो हमने a1 की वैल्यू रखी, a2 की रखी, b1 की रखी, b2 c1 की रखी और c2 की रखी। अब सॉल्व करो, 7 एकम 7 माइनस के 5 दूनी 10 हो गया, और ये 3 एकम 3 हो गया, 7 में 10 के माइनस के 3 प्लस के 3 माइनस प्लस माइनस 0 हो गया, यानी आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड 0 आ गया, तो यानी ये रेखाएं क्या हो गई, परस्पर लंब हो गई। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां। अच्छा क्वेश्चन है कि एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र या छाया खड़े हैं। ई कन्या आपकी जो घटना दे दी वो दे दी कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, और एफ दे दिया कि पिता मध्य में खड़े हैं, और आपको क्या कहा है सप्रतिबंध प्रयक्ता, यानी P इज इक्वल टू E अपॉन F ज्ञात करना है। P अपॉन F आपको ज्ञात करना है। आपको उसने कहा पर एक चित्र में कौन कौन खड़ा है, माता पिता व पुत्र खड़े हैं। तो माता पिता और पुत्र कैसे खड़े हो सकते हैं, पहले तो सबसे पहले मैं ये माता के लिए M डिनोट करूँगी, पिता के लिए F और पुत्र के लिए S, मदर फादर और सन। अब ई जो कंडीशन कहा कि पुत्र जो है वो एक सिरे पे खड़ा है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है भाई, पुत्र या तो यहाँ पर खड़ा हो सकता है एक सिरे पर, या पुत्र आपका यहाँ पर खड़ा हो सकता है इस सिरे पर, और या पुत्र आपका यहाँ पर खड़ा हो सकता है इस सिरे पर, किनारे वाले सिरे पर, या पुत्र आपका इस वाले किनारे सिरे पर खड़ा हो सकता है ना। ये तो 4 कंडीशन हो सकती है कि भाई पुत्र सबसे शुरू वाले सिरे पे हो, ठीक है, और पिता और माता इस तरफ हो, या पुत्र आपका पुत्र फिर वही शुरू वाले सिरे पर, माता यहाँ और पिता यहाँ हो, या ऐसा भी हो सकता है लास्ट वाले सिरे पर हो पुत्र, पिता यहाँ हो माता यहाँ हो, और या हो सकता है कि पुत्र माता यहाँ हो पिता यहाँ और पुत्र इसी वाले सिरे पर हो, है ना। तो आपकी कंडीशन कितनी हो गई, 1 2 3 4 कंडीशन हो गई। तो यानी आपकी जो घटना बन गई उसमें कितनी कंडीशन हो गई, 4। क्या कि सन और फादर और मदर, सन होगा मदर या फादर, अब लास्ट से वाले सिरे पर तो फादर मदर सन या मदर फादर सन, ठीक है। अब
आपकी एफ जो कंडीशन दे रखी है कि पिता जो है वो मध्य में खड़ा हो। मध्य में खड़ा हो या तो दो ही कंडीशन हो सकती हैं। मध्य में है, फादर यहाँ पर हो गया मध्य में, तो सन यहाँ होगा, मदर यहाँ होगा। या क्या हो सकता है, फादर मध्य में ही है, मदर शुरू में हो गया, सन बाद में हो गया। दो ही तो कंडीशन हो सकती है, यानी सन फादर मदर या मदर फादर सन। तो एफ की कंडीशन दो हो गई। अब आपको निकालना है पी ऑफ ई बटे में एफ। सप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला होता है ई बटे में एफ का कि ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी ऑफ, जो नीचे होगा वही आएगा, पी ऑफ एफ। तो अब आपको ए इंटरसेक्शन एफ निकालना है। इंटरसेक्शन एफ का क्या मतलब है कि ई और एफ में क्या कॉमन है। कॉमन देखो, यहाँ पर आपका एस एफ एम आ रहा है, यहाँ पे भी एस एफ एम आ रहा है। एक तो ये आ गया आपका ए इंटरसेक्शन एफ में एस एफ एम। दूसरा आपका यहाँ पर आ रहा है एम एफ एस, यहाँ पे भी आ रहा है आपका एम एफ एस। तो दो कंडीशन आपकी क्या आ गई, कॉमन आ गई। यानी आपका जो ए इंटरसेक्शन एफ की जो प्रायिकता आ गई पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, वो कितनी हो गई, दो। तो ये कंडीशन आ गए इसके नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। और टोटल जो इसके लोग हैं, कंडीशन क्या बन सकती हैं। तो यार आपकी पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 बटे में कुल परिणाम कितने होंगे, जितने लोग हैं उतने फैक्टोरियल परिणाम हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 लोग हैं तो 3 फैक्टोरियल। तो यानी पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ आएगा 2 बटे में 3 फैक्टोरियल, या 2 बटे में 3 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लो, 3 गुना 2 गुना 1, तो यानी कितना आ गया, 2 बटे में 6। अब पी ऑफ एफ एफ कितने आए थे, 2 आए थे, तो 2 बटे में कुल कितने हैं, 3 फैक्टोरियल वही, यानी 2 बटे में 6। अब आपको फॉर्मूले में रख देना है पी ऑफ ई बटे में एफ इज इक्वल टू पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ आपका आ गया 2 बटे में 3 फैक्टोरियल, और पी ऑफ एफ आपका 2 बटे में 3 फैक्टोरियल, यानी 2 बटे 6 बटे में 2 बटे 6, 2 बटे 6 से 2 बटे 6 पूरा कट गया। तो आपका जो प्रायिकता आ गई कितनी आ गई, 1 आ गई। अगला क्वेश्चन है आपका अथवा में है ये 12वें का कि एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्या का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। जब भी 2 पासों को एक साथ उछाला जाए या एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो आपके जो कुल परिणाम होते हैं, यानी सैंपल स्पेस होता है, वो आपका क्या होता है, 1,1 1,2 पूरा करोगे, 2,1 2,2 2,6 तक, 3,1 3,2 3,6 तो पूरा 6,6 तक करोगे तो आपके जो कुल परिणाम आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 6 गुना 6, एक पासे में 6 होते हैं, दूसरे पासे में 6 होते हैं, तो कुल परिणाम आ गया आपके 36। अब उसने जिसकी प्रायिकता पूछी है, लास्ट में पूछा है संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी ये ई दे दिया। और जो दूसरी कंडीशन होती है वो हम मान लेते हैं एफ़। तो यहाँ पर एफ़ दे दिया, इसने दिया है दूसरी वो संख्याओं का योग 6। तो संख्या का योग जो 6 आया वो हमने एफ़ मान लिया, और जो उसने पूछा है प्रायिकता वो हमने ई मान लिया। तो यहाँ पर संख्याओं का योग 6 है, तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, 1,5 2,4 3,3 4,2 और 5,1। इनका योग आप करो, 5 और 1 6, 2,4 6 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6। तो यानी जो एफ़ आपका हो गया वो हो गया आपका ये। अब आपका ई उसने कहा है न्यूनतम जो 4 है वो न्यूनतम एक बार। न्यूनतम एक बार का क्या मतलब है, न्यूनतम मतलब कम से कम एक बार आए, यानी एक से ज़्यादा बार हो सकता है। तो 4 जो है वो न्यूनतम एक बार आए, तो 1,4 यहाँ पे एक बार आ गया, यहाँ पर एक और बार आ गया। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हो गई, ये सारी कंडीशन हो गई जिसमें जो 4 है वो न्यूनतम एक बार है, और एक से ज़्यादा बार भी ले सकता है, यानी 4,4 2 बार आ गया यहाँ पे कोई, तो ये भी ले सकते हैं। तो आपकी कंडीशन हो गई टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर आपका जो अब आपको प्रायिकता भी तो निकालनी है, तो पी ऑफ एफ और पी ऑफ ई भी निकालना है, लेकिन हमें सप्रतिबंध प्रायिकता, यहाँ पे सप्रतिबंध प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ई बटे में एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ। ठीक है, अब आपको ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, यानी ई और एफ में क्या कॉमन है, ई और एफ में कॉमन अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 2,4 आ रहा है, यहाँ पर आपका 4,2 आ रहा है, यहाँ पर भी आपका 4,2 आ रहा है। तो यही तो कॉमन है बस। तो यानी जो आपका नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ आ गया वो कितने आ गए, 2। कॉमन जो आए ये 2 ही तो आए, और टोटल कितने हैं 36। तो आपका पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया, प्रायिकता में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ यहाँ पूछा है बटे में टोटल, तो 2/36 आ गया। अब पी ऑफ एफ निकालना है, पी ऑफ एफ कितने थे यहाँ पर टोटल
1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर पी ऑफ एफ में जो ब्रैकेट बन गई 5 बटे में टोटल 36, तो 5 बटे 36 आपकी ब्रैकेट आ गई। फॉर्मूले में रखा हमने, तो ई इंटरसेक्शन एफ की जगह जो था वो रख दिया 2 बटे 36, और यहाँ पे 5 बटे 36, 36 से 36 कट गया, तो आपका कितना आ गया 2 बटे 5, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैपिटल N के लिए एफ ऑफ एन दे रखा है n+1/2 यदि n विषम है और n/2 यदि n सम है। द्वारा प्रदत्त एक फलन f n से n, बताइए कि क्या फलन अकैकी आच्छादी है। आपको 2 कंडीशन बतानी है, अकैकी और आच्छादक। अकैकी और आच्छादक आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा। तो इसमें हम अकैकी के लिए क्या होता है कि जो आपकी इमेज होती है वो सेम नहीं आनी चाहिए, मतलब एक ही इमेज हो, है ना, तो आपका अकैकी होता है, वरना आपका अकैकी नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर हम रख कर देखते हैं, यहाँ पर आपको एफ ऑफ एन दे रखा है n+1/2 विषम के लिए, है ना। तो हमने एफ ऑफ एन ये ले लिया n+1/2। अब यहाँ पे n विषम कहा है उसने, तो हमने यहाँ पे n बराबर 1 रख कर देखा, विषम रख कर देखा। तो आपका इसमें रखा मैंने n की जगह 1, तो यहाँ पे n की जगह 1 रखा, 1 और 1 2, कितना आ गया, विषम आ गया। विषम के लिए विषम आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं n बराबर 2 के लिए हमने यहाँ पर सम के लिए अब सम लिया, तो सम वाला जो फंक्शन है n/2 है, तो यहाँ पे हमने n की जगह 2 रखा, तो यहाँ पे n/2 यानी 2/2, 2 से 2 काटा 1, यानी इसमें n बराबर 1 के लिए भी 1 ही आ रहा है और n बराबर 2 के लिए भी 1 ही, यानी दोनों की जो इमेज है वो 1 ही तो आ गई। यानी यहाँ पर 1 की भी जो इमेज है वो 1 आ गई और 2 की भी इमेज क्या हो गई, 1 आ गई। तो जब भी ऐसा आ जाए कि 2 आपकी वैल्यूज़ की इमेज 1 ही आ जाए, तो यानी वो अकैकी नहीं है। तो यानी सहप्रांत का ये होता है सहप्रांत, ये होता है प्रांत। प्रांत के हर एक अवयव की जो इमेज होती है वो अलग होनी चाहिए। तो प्रांत के यहाँ पे जो सहप्रांत का जो अवयव है वो प्रांत के 2 अवयव का प्रतिबिंब है। ये जो एक है वो इन दोनों का प्रतिबिंब है, इमेज है। अतः यह फलन क्या हो गया, अकैकी नहीं होगा, क्योंकि सबका अलग अलग इमेज होनी चाहिए, सबके अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए था। इसकी अलग होती, इसकी अलग होती, इसकी अलग होती, तब जाके आप कहते हैं कि अकैकी है। आच्छादक में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आच्छादक में क्या होता है कि जो अगर सहप्रांत का जो प्रत्येक अवयव है, यहाँ पर जो ये सहप्रांत है, इसमें जो अवयव है 1 2 3 वो किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 5 आगे जो आएंगे, 1 भी किसी की इमेज होगी, 2 भी किसी ना किसी की इमेज होगी, यहाँ पे 3 भी किसी ना किसी की इमेज होगी और 4 भी यहाँ पे किसी ना किसी की इमेज होगी। मतलब यहाँ पर कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी कोई इमेज ना हो, प्रतिबिंब ना हो। और आप अगर करके देखोगे n बराबर 1 2 3, तो यहाँ पर सबकी सबसे इमेज बन जाएगी, इसका प्रत्येक अवयव इसकी जो होगा वो इमेज होगी किसी न किसी की। यानी आपका जो सहप्रांत का प्रत्येक अवयव है वो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा ही, अतः क्या होगा, आच्छादक होगा। तो यानी फलन जो था हमारा वो अकैकी नहीं है, लेकिन आपका आच्छादक है। और जब आपका अकैकी है, जो बाइजेक्टिव होता है वो आपके दोनों होना चाहिए, अच्छा अकैकी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। अतः जब अकैकी नहीं है तो यानी बाइजेक्टिव भी हमारा नहीं होगा। बाइजेक्टिव ऐसा पूछा नहीं था तो आप ये ज़रूर लिखें, ना लिखें आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये लिखना है कि अकैकी नहीं है लेकिन आच्छादक है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 14, ए आपको दिया है और आपको ज्ञात करना है a² - के 5a + 6i का मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सबसे पहले आपको a² पता निकालना है। तो a² कैसे निकालते हैं, a और a की मल्टीप्लाई करते हैं, ये a रखा, ये a रखा। अब मल्टीप्लाई आपको करनी आनी चाहिए। यहाँ पर ऐसे चलते हैं और इसमें ऐसे, यानी 2 की 2 से करें 2 दूनी 4, फिर 0 की 2 से करें 0, 1 की 1 से करें तो 1। अब इसकी इस वाले से करते हैं, तो 2 की 0 से करें 0, 0 की 1 से करें 0 और 1 की -1 से करें तो -1। अब इसी की इस वाले से करते हैं, तो 2 की 1 से करें 2, 0 की 3 से करें 0 और 1 की 0 से करें 0। अब इसी प्रकार हम दूसरा रो लेते हैं, इस रो की इससे फिर इससे फिर इससे। तो 2 की 2 से करें 2 दूनी 4, 1 की 2 से करें 2 एकम 2, 3 की 1 से करें 3 एकम 3। अब इसकी इस वाली से, तो 2 की 0 से 0, 1 की 1 से 1 और 3 की -1 से -3। अब इस रो की इस वाले से, तो 2 एकम 2, 1 3 और 3 की 0 से 0।
अब नीचे वाले रो की इन तीनों से करेंगे। तो 1 की 2 से 2, -1 की 2 से -2 और 0 की 1 से 0। 1 की 0 से 0, -1 की 1 से 1 और 0 की -1 से 0। 1 की 1 से 1, -1 की 3 से -3 और 0 की 0 से 0। अब इसे सॉल्व करा तो 4 और 1 कितना हो गया 5, 4 यहाँ पर -1 और यहाँ पे 2। यहाँ पर आ गया 4 तो 6, 3 9। यहाँ पर आ गया माइनस के 2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गया 2, बड़ी संख्या का साइन माइनस लगता है तो माइनस के 2। यहाँ पे 3 और 2 हो गया 5, यहाँ पर हो गया 2 में से 2 हो गया 0, यहाँ पर हो गया -1 और यहाँ पर हो गया 3 में से 1 गया 2, माइनस का साइन। आगे किया तो अब हमें सब की वैल्यू पता चल गई। तो अब सीधा हम उसमें पुट कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू हमें ये मिल गई माइनस के 5 और ए की जगह मैंने वो ए पुट कर दिया +6। आई की जगह क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये ऐसे रखा 5 के अंदर मल्टीप्लाई करें 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। यहाँ पर करा 5 एकम 5, माइनस माइनस ये हो गया माइनस माइनस। अब ऐसा भी करना नहीं है 5 एकम 5 और 5 0 0। 6 की करें तो 6 का 6 0 0, 6 एकम 6 और 6 एकम 6 हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये बन गया 5 और ये बन गया -10। तो 5 में से -10 गए माइनस के 5, यहाँ पे -1 और यहाँ पे बन रहा है -10। तो -1 -10 -1 और ये बन रहा है आपका यहाँ पर अच्छा 0 है, ये 0 -1 और ये -0 तो -1 आ गया। 2 की -5 से तो माइनस के 3 आ गया। अब 9 की -10 से तो -1, -2 की -5 है। देखो ये -2 और ये हो गया -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 7 हो गए, वो भी किसके माइनस के 5 और ये माइनस के 15, माइनस के 10। 0 की -5 से -5, -1 की ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 5 -1 और प्लस के 5 यानी प्लस के 4। यहाँ पे -2 और यहाँ पे -0 तो -2, ये ऐसे उतार दिया। अब इन दोनों का करते हैं -5 + 6 1, -1 0 1, -3 0 -3, -1 0 -1 -7 और +6, तो माइनस प्लस माइनस 7 में 6 गया 1, बड़े संख्या का साइन -1 -10 0 -10 5, ये -5 + 0 -5 4 0 4, ये -2 और +6 -2 + 6 यानी माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 गए 4, बड़ी संख्या साइन। ये आपका पूरा मान आ गया। दैट्स योर आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका और में ये है इसी क्वेश्चन का कि आपको ए दिया है, ये बी दिया है और आपको ए × बी करना है और फिर उसका डैश करना है और बराबर में आपको प्रूफ करना है कि जो बी डैश है और जो ए डैश है उन दोनों के जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो इक्वल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ए है, ये बी है, आपने निकाल दिया ए और बी। यहाँ पे सबसे पहले LHS ले लेते हैं, ए बी है ना। तो सबसे पहले ए बी है तो ए बी की मल्टीप्लाई करी, ए रखा और बी रखा। मल्टीप्लाई अभी मैंने बताया, यहाँ पे रो लेते हैं और यहाँ पे कॉलम। -2 की 1 से करी -2। अब यहाँ पे रो की इस कॉलम से तो -2 की 3 से करी माइनस के 6 में, रो की फिर कॉलम से -2 की -6 से करी 6 दूनी 12 और ये माइनस माइनस प्लस। अब ये वाले रो लेनी है और ये फिर कॉलम। 4 की 1 से 4, 4 की 3 से 12, 4 की -6 से -26। अब इसकी करनी है इन तीनों से 5 एकम 5, 5 दिया 15 और 5 6 23 माइनस के। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है कि कैसे लिखें तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे कितनी रो आ रही हैं 1 2 3, 3 रो आ रही हैं और कॉलम कितना आ रहा है, यानी इसकी जो बन गई 3 गुना 1। इसमें कितनी रो हैं, एक ही तो रो है 1 और कॉलम कितनी है 3, 1 गुना 3। अब क्या होता है, अगर आपको पता करना है कि हमारे जो ए × बी आएगा वो कितनी रो और कितनी कॉलम का आएगा, तो क्या करता है, ये 3 गुना 1, 1 गुना 3, 1 और 1 इसका मैच हो गया, तो लास्ट वाले जो शुरू वाली होती है वो बनती है, यानी 3 गुना 3। तो आपका जो आपकी वो बनेगी मैट्रिक्स बनेगी, वो बनेगी 3 गुना 3 की मैट्रिक्स। अब ए × बी तो निकल गया। अब ए × बी का क्या चाहिए, डैश चाहिए, तो डैश कर दिया। डैश का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम चेंज कर देता है, रो कॉलम में, कॉलम रो में। तो ये रो है, इसे मैंने कॉलम में लग दिया, ये रो थी इसे कॉलम में लग दिया, इसे रो को कॉलम में लग दिया। ये आपका ए बी का डैश आ गया। ये तो आई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको निकालनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपको सबसे पहले दे रखा है बी डैश, तो बी डैश आप कैसे निकालोगे, जो भी आपका जो बी था उसका हमने क्या कर दिया, डैश कर दिया, मतलब रो को हमने किस में बदल दिया, कॉलम में बदल दिया। और ए डैश निकालना है तो इसका जो कॉलम दे रखा था इसे हमने किस में बदल दिया, रो में बदल दिया। तो आपका जो बी डैश आ गया वो ये आ गया और जो ए डैश आ गया वो आ गया। अब उसने कहा इन दोनों के मल्टीप्लाई करो, तो हमने पहले बी डैश रखा और ए डैश रखा। बी और ए डैश की फिर वही रो लेनी है और कॉलम लेनी है। तो 1 2 एकम 2, फिर 4 एकम 4, यहाँ पे 5 एकम
5 हो गया। अब फिर इसी वाले रो 3 दूनी 6, 3 4 दिया 12, 5 दिया 15, 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस का हो गया, 6 चौक 24 हो गया माइनस का, 6 पंजे 30 हो गया माइनस का। क्या ये ए डैश बी डैश ए बी का डैश जो है वो बी डैश ए डैश के बराबर आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो LHS बराबर RHS हो गई, हैंस प्रूव्ड हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है 15, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ए और बी के किन मानों के लिए आपको f(x) दे रखा है 5, x जो है वो लेस देन इक्वल टू 0, 2 से छोटे के लिए है, ax प्लस बी जो है वो 2 से बड़े के लिए, और यहाँ पर 10 है, 10 से छोटे के लिए है, और यहाँ पर जो 21 है वो 10 से बड़े के लिए। तो सबसे पहले, और उसने कहा है कि द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, ये आपको क्या करना दिया है, यानी सतत फलन आपको दे दिया है और आपको ए और बी के मान ज्ञात करना है। तो जो दिया है पहले वो लिख दिया हमने। अब उसने कहा है कि जो फलन जो है क्या दे रखा है, x बराबर 2 और x बराबर 10, यानी जो आपका जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो यानी लास्ट वाले देखते हैं, ये 2 और ये 10 है ना, तो यानी x बराबर 2 और x बराबर 10 पर क्या दे रखा है फलन, सतत दे रखा है, दिया है सतत फलन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x बराबर 2 के लिए करना है। 2 के लिए कैसे करते हैं, पहले 2 से छोटी लिमिट के लिए, फिर 2 से बड़े लिमिट के लिए, और फिर 2 के लिए, तो यानी लोअर लिमिट के लिए। तो LHL ले लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 से छोटे के लिए, तो 2 के ऊपर माइनस लगा दिया f(x). अब 2 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन दे रखा है, f5 दे रखा है, यानी f(x) की जगह हमने क्या रख दिया 5। अब 5 में x की क्या लिमिट रखे, मैं x तो है ही नहीं, तो यानी आपका आंसर कितना आ गया 5। अब RHL लगते हैं, RHL क्या हो गया 2 से बड़े के लिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x). अब 2 से बड़े के लिए क्या फंक्शन दे रखा है, 2 से बड़े के लिए फंक्शन ये दे रखा है ax प्लस बी, हमने यहाँ पर रखा है ax प्लस बी f(x) की जगह। अब x की जगह हमें क्या रखना है 2, तो यहाँ पर x की जगह हमने 2 रखा, प्लस बी ऐसे रहा, ये 2 इंटू ए 2a प्लस बी। अब कुछ नहीं कर सकते, इसे ऐसे छोड़ दो। अब क्या तीसरे केस पे निकालते हैं, x बराबर 2 पर, तो f(x) x बराबर 2 पर, ये देखो जो नीचे साइन होता है बराबर का साइन होता है, यानी x बराबर 2 के लिए 5 दे रखा है, यानी f(x) कितना दे दिया 5। अब फलन सतत है, तो यानी आपकी ये कंडीशंस क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो यानी x बराबर 2 पर फलन सतत है, यानी LHL बराबर क्या होंगे RHL। LHL थे आपके 2a प्लस बी, RHL थे 5, दोनों को इक्वल कर दिया, समीकरण नंबर 1। अब x बराबर 10 पर देखते हैं, x बराबर 10 के लिए सबसे पहले LHL लिमिट देखते हैं, यानी 10 से छोटे के लिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस f(x) कितना दे रखा है 10 से छोटे के लिए, देखो 10 से छोटे के लिए जो आपको दे रखा है इधर रखा है, 10 से छोटे के लिए ax प्लस बी, और 10 से बड़े के लिए दे रखा है 21। तो हमने 10 से छोटे के लिए रखा आपका f(x) ax प्लस बी। अब x की जगह कितना रखना है 10 रखना है, तो 10 रख दिया हमने यहाँ पे x की जगह 10, और ये प्लस बी 10a प्लस बी हो गया। अब आपको 10 से बड़े के लिए RHL रखना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 10 बड़े के लिए f(x) कितना दे रखा था 21 दे रखा था, तो f(x) की जगह 21 रख दिया। अब x तो है ही नहीं यहाँ पर, तो यानी आपका आंसर कितना आ गया 21 आ गया। अब x बराबर 10 के लिए देखते हैं, 10 के लिए भी बराबर में कितना दे रखा था बराबर x बराबर 10 के लिए 21, वो हमें जरूरत नहीं है। अब उसमें हमें क्या दे रखा है x बराबर 10 पर फलन सतत दे रखा है। जब फलन सतत है यानी LHL वो क्या होती है RHL के इक्वल होती है, तो LHL रखिए और RHL रखिए, ये आपके समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 आपको दोनों मिल गई। अब इसको आप विलोपन विधि से या किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने विलोपन विधि से हल किया, तो समीकरण 1 और 2 को हल कर दिया। समीकरण 1 रखे 2 रखे, यहाँ पर दोनों सेम तो पहले से बन रखे हैं, तो साइन हमने बदल दिए, प्लस का हो गया माइनस, ये प्लस का हो गया माइनस, ये प्लस का हो गया माइनस, ये अब प्लस वाला और ये माइनस वाला, प्लस माइनस माइनस कट गया, यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 कर दिया माइनस, 8 आ गया, बड़ी संख्या का साइन माइनस के 8 है, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 21 में से 5 माइनस कर दिए, तो 21 में से 5 के बच्चे 16, बड़ी संख्या का साइन माइनस आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 8 से 16 कट गया, 8 दूनी 16, यानी a बराबर कितना आ गया 2। अब a का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो आप, तो मैंने समीकरण नंबर 1 में रख दिया, तो 2 a की जगह 2 रखा, और प्लस b बराबर 5, यहाँ पे हो गया 2 दूनी 4, प्लस का 4 जगह किसमें हो गया माइनस में, 5 में 4 गया 1, तो यानी a का मान कितना आ गया 1, यानी a और b का 2 मान निकालने थे, तो आपका a का मान आ गया 2 और b का मान आ गया 1।